नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैन्सी सिंह बालाजी क्लासेस से और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में हमारा टॉपिक होगा संज्ञा, जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी में संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यहाँ पे किसी का भी नाम हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान का भी नाम हो सकता है। इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को भी ले सकते हैं, स्थान को भी ले सकते हैं या किसी वस्तु को भी ले सकते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, संज्ञा। अब संज्ञा के अर्थ के आधार पे इसके दो प्रकार होते हैं। ये एक अर्थ के आधार पे इसके प्रकार होते हैं और एक व्युत्पत्ति के आधार पे। तो हम पहले आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पे संज्ञा। तो ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 5 प्रकार की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में राम हो गया। तो राम कौन है, एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक विशेष व्यक्ति। अब यहाँ पे गंगा हो गया। गंगा भी बहुत प्रसिद्ध चीज़ है और विशेष भी है। और जैसे कि एक चीज़ और हो गई, हिमालय। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका अर्थ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो। जैसे कि राम यहाँ पे विशेष हो गया, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में हमारी आती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम एक व्यक्ति है, गंगा भी एक प्रसिद्ध चीज़ है, हिमालय भी। तो जातिवाचक में राम, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी जाति का बोध होता है, कोई भी जाति हो सकती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी जाति का बोध, किसी जाति का बोध हो। जैसे कि हमने यहाँ पे राम लिखा। अब राम की यहाँ पे जाति क्या है, राम की यहाँ पे जाति है कि राम एक लड़का है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था, गंगा। गंगा की क्या जाति है, गंगा यहाँ पे नदी है, तो इसकी जाति क्या हो गई, नदी। और हिमालय एक पर्वत है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्वत। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है कि किसी भी जाति का, मतलब राम एक लड़का है तो उसकी जाति क्या हो गई, कि वो एक लड़का है। और गंगा नदी है तो उसकी जाति हो गई कि यहाँ पे नदी। और हिमालय एक पर्वत है तो उसकी जाति हो गई पर्वत। तो ये हो गया हमारी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि कोई भी भाव जो हम महसूस करते हैं, इसे हम सिर्फ बता सकते हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि भाववाचक संज्ञा। तो हमारे अंदर क्या भाव है, जैसे कि अब यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी भाव का बोध हो, भाव का बोध हो। इसको बहुत ही बिल्कुल ही माइंड फ्री होके पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में पूछा भी जाता है। तो किसी भाव का बोध। अब यहाँ पे हमारे अंदर के भाव क्या है कि जैसे कि हमने कोई चीज़ खाई, हमने अंगूर खाए, तो अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, खट्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ महसूस किया। ये हम किसी को दिखा नहीं सकते कि ये चीज़ हमें खट्टी लगी, तो ये हम दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने अगर मिर्च खाई है तो मिर्च कैसी होती है, कड़वी होती है। और अगर हमें कोई दुख है तो हम उसमें रोते हैं, तो रोना क्या है, हमारा भाव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोना। और अगर हम खुश होते हैं तो वो भी हमारा भाव है, क्योंकि वो भी किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे हंसना हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा भाव हो गया। इसके बाद में ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम एरो करके इसे लिखे दे रहे हैं। और इसके बाद में हमारे आ गए समूहवाचक संज्ञा। अब इसको तो आप लोग नाम से ही जान गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, एरो बना है, आप समझ जाइएगा आप लोग। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसकी परिभाषा है। इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा समझते हैं हम लोग। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, इसमें किसी भी समूह का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है, किसी भी समूह का बोध। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में
अकेले तो पढ़ते नहीं हैं, क्लास में सारे बच्चे होते हैं। तो क्या होगा, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो सारे बच्चे, मतलब कि हमारी जो क्लास होती है, मतलब जो कक्षा होती है वो हमारी एक समूह में आती है। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, कक्षा। इसके बाद में अब कोई भी जॉब, जैसे कि हम लोग आर्मी में हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि आर्मी जो है एक समूह है। कोई एक तो आर्मी में होगा नहीं, आर्मी में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारा सेना भी एक समूह है। ये हो गया। इसके बाद में जो आपको मतलब जो चीज़ मतलब इकट्ठा हो, जैसे कि जनता हो गई, तो जनता भी एक समूह है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा में ये चीज़ होती है, किसी भी समूह का बोध कराया जाता है, मतलब कि ये चीज़ समूह में होगी। ये अकेला कोई एक पर्सन नहीं हो सकता, ये एक और एक सिर्फ समूह होगा। इसके बाद में हमारे द्रववाचक या इसे परिमाणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु होगी जिसे हम लोग नापते या तोलते हैं, इसे द्रववाचक कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, मटेरियल नाम वही है, जस्ट उल्टा कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में नाम हो जाता है, हिंदी में हिंदी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, द्रववाचक संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, गलत हो गया ये। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो वस्तु नापी या तौली जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रववाचक। तो हम लोग कोई भी सामान अगर किलोग्राम में लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने शक्कर ली, तो उसे हम लोग किलोग्राम में लेते हैं, तो किलोग्राम में लेंगे तो उसे तौल के लेंगे हम लोग। तो शक्कर हमारे यहाँ पे तौली गई, तो ये क्या हो गया, द्रववाचक हो गई, द्रववाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में हम लोग मान लीजिए तेल ले लीजिए, दुकान से तेल लाते हैं, तो वो तेल काय में होता है, लीटर में होता है ना तेल। तो इसके बाद लीटर है, तो लीटर हम लोग काय में इसको हमने लोगों ने नापी है, लीटर में नापी है, तो ये हमारी काय में हो गई, द्रववाचक संज्ञा। अब एक बार और समझा दे रहे आपको। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, या किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। इसके बाद में इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थ के आधार पे हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ हो गया किसी व्यक्ति विशेष का बोध। मतलब कि जैसे कि राम है, राम हमारा व्यक्ति विशेष है, तो यहाँ पे राम हमारा व्यक्ति विशेष हो गया, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में हमने गंगा लिखा, तो गंगा भी एक व्यक्ति विशेष है, तो यहाँ पे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में हम लोगों ने लिखा हिमालय, तो हिमालय में भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद में ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई। अगर समझ में ना आए तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी जाति का बोध हो। तो जाति कोई भी हो सकती है, ये अपने ऊपर लेके नहीं हम लोग बता रहे हैं, ये जाति हो सकती है। जैसे कि हम लोगों ने राम लिखा था, तो राम की जाति क्या है, लड़का है, कि मतलब वो लड़का है, ये उसकी जाति है। इसके बाद में हम लोगों ने गंगा लिखा था, तो गंगा एक नदी है, नदी उसकी जाति है, तो इसी वजह से ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। और हिमालय लिखा था, हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत उसकी जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। इसके बाद हम लोग भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा किसी भाव का बोध हो, यहाँ पे हम लोग जो महसूस करते हैं, खट्टा, रोना, हंसना। इसके बाद में आया समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा में तो बहुत ही सिंपल है, किसी समूह का बोध हो, जैसे कि कक्षा, सेना इत्यादि, जो भी आपको समझ में आए। इसके बाद में द्रववाचक या परिमाणवाचक संज्ञा, इसमें जो वस्तु नापी या तौली जा सके। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर संज्ञा थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। तो ये होती है हमारी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अब ये हमारी सबसे पहले हो गई ऋण, जिसके सार्थक खंड संभव ना हो। मतलब कि अब इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसके सार्थक खंड ना हो सके।
ठीक है, जिसके सार्थक खंड ना हो सके, जैसे कि हमारा हो गया उदाहरण, जैसे कि हमारा उदाहरण हो गया राम। राम के हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया घोड़ा, इसके भी हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं। कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, दोबारा भी समझा देंगे हम। इसके बाद में हमारा हो गया यौगिक, इसके सार्थक खंड नहीं होते हैं, पर जो यौगिक है उसके सार्थक खंड हो सकते हैं। इसे आप नाम से भी याद कर सकते हैं, यौगिक मतलब योग करके जो बना हो, तो यौगिक मतलब कि इसके सार्थक खंड हो जाते हैं। परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, जिसके सार्थक खंड हो सके, जैसे कि हमारा सबसे पहले समास हो गया। समास में जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण, जितने भी कोई भी चीज़ मिलेगी उसमें सार्थक खंड हो जाएंगे समास। इसके बाद में संधि, समास में हमने ले लिया राजकुमार, पुरुषवाचक समास, इसके पुरुषवाचक है, हाँ, तो इसके बाद में ये इसके सार्थक खंड हम लोग कर सकते हैं। राजकुमार हमने सेकंड नंबर पर ले लिया। संधि भी यौगिक के अंदर आता है, इसमें हमारी हो गई, जैसे दीर्घ संधि हमने ले ली, हिमालय ले ली, तो हिमालय का हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में उपसर्ग और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमारे सार्थक खंड हो। आपको पेपर में देगा कि राजकुमार मतलब कौन सा, मतलब क्या है, मतलब ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, तो आप आराम से जान जाएंगे कि इसके सार्थक खंड हो सकते हैं, और जिसके सार्थक खंड हो जाए वो यौगिक कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया यौगिक। इसके बाद में हम आते हैं तीसरे नंबर पे, ये हमारा हो गया योग ऋण। ये इसके ना सार्थक खंड हो सकते हैं और ना ही ये इन दोनों से रिलेटेड है, ये सबसे अलग है। तो मतलब कि कोई तीसरा पद, मतलब कोई अन्य पद प्रदान हो सकता है, ये ना कि ऋण के अंतर्गत आएगा, ना ही यौगिक के, ना ही इन दोनों के मतलब रिलेशन में होगा, ये सबसे अलग तीसरे और किसी अन्य पद की ओर मतलब होता है। और इसमें ये बहुब्रीहि प्रधान के जितने बहुब्रीहि समास हैं उसके सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी होंगे। तो ये इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, किसी अन्य पद की ओर इशारा किया, किसी अन्य पद की ओर इशारा। तो एग्जाम्पल में इसके हम जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे सब लिख देंगे। हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। ऋण में हमारा आएगा, ये हमारी व्युत्पत्ति के आधार पे है, ये हमने अर्थ के आधार पे आप लोगों को बताई थी। इसके बाद में ये व्युत्पत्ति के आधार पे है, तो ये 3 प्रकार की होती है, ऋण, यौगिक, योग ऋण। तो इसमें ऋण का अर्थ हो गया जिसके सार्थक खंड ना हो सके। राम का हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, और घोड़ा का हम लोग सार्थक खंड भी नहीं कर सकते हैं। अब यौगिक हो गया, यौगिक जिसके सार्थक खंड हो सके। अगर इसका एग्जाम्पल ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो हम इसका एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं। जैसे कि हमारा हो गया दशानन, इसके हम लोग सार्थक खंड, ये मतलब अलग है एक प्रकार से कि ये अलग की ओर इशारा कर रहा है, तीसरे की तरफ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये दशानन हो गया, हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद में लंबोदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसके, योग ऋण किसी अन्य पद की ओर इशारा, ठीक है। अगर ये समझ में ना आया हो तो हम लोग दोबारा भी बता सकते हैं। और इसके बाद में ये अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अगर हम लोग नए वीडियो बनाएं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते जाएं। और नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल को एक बार और कहूँगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।